जैसे अभी सलीम जावेद पे डॉक्यूमेंट्री बन रही है, अमेज़न पे आ रही है, सलमान खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? दोनों साथ में प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सुपरस्टार बने हैं जंजीर से, तब तक इनकी 11 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं। प्रकाश मेहरा ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, ये बात जावेद साहब बोलते हैं कि हैट्स ऑफ टू प्रकाश मेहरा कि ही स्टिल सेड कि नहीं, यही हीरो मुझे चाहिए। इतना बड़ा 50 इयर्स पार कर दिए हैं उन्होंने। कोई भी स्टार इतनी बड़ी पारी नंबर 1 रह के नहीं प्ले कर पाया। एग्जीबिशन कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन के ऊपर, इसको इनॉग्रेट कौन करेगा? आप अक्षय कुमार को ला सकते हैं, शाहरुख खान को ला सकते हैं। कॉर्पोरेट्स की थिंकिंग क्या है, हाउ विल दे लेवरेज इट? वंस आई रियलाइज दैट आई सेड एग्जीबिशन मैं करूंगा भी एक ही शहर में वो रहेगी, अगर मैं किताब लिखूंगा तो पूरी दुनिया में जाएगी। तो मैं अमित जी के पास लेके गया, ये मैंने लिखी किताब, आप इसको देख लीजिए। बोले आप छोड़ जाइए। फॉरवर्ड लिखने को अग्री किया, तो आईफा में रिलीज कराई। तीसरी बुक मेरी है, उसका नाम है द बच्चन। चौथी बुक है मेरी द स्विंगिंग 70s। उसके ऊपर 40+ लोगों ने अलग अलग चैप्टर्स लिखे। जिस तरह से इन्होंने अपने माँ बाप को रखा, अगेन मैं जावेद अख्तर पे आऊंगा, वो बोलते हैं कि श्रवण कुमार है ये। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे नए एपिसोड सूत्रधार विद विनीत राय में। आज एक विशेष एपिसोड है। आज हम बातचीत करेंगे बॉलीवुड के द पोस्टर मैन मिस्टर SMM ओसजा जी से, जो हिंदी सिनेमा के पोस्टर कलेक्शन का एक प्रमुख नाम है। SMM ओसजा जी ने बॉलीवुड के अनगिनत पोस्टरों को कंजर्व और प्रिजर्व किया है, जिससे हमें भारतीय सिनेमा के सुनहरे युग की झलक मिलती है। आज हम उनके साथ जानेंगे कि कैसे इन्होंने इस यूनिक कलेक्शन को संजोया है, और साथ साथ जानेंगे कि इनकी नई बुक द बच्चन्स के बारे में, और इनसे बात करेंगे फिल्मों के इतिहास के बारे में। शायद ही इनसे ज्यादा कोई उसके बारे में जानता होगा। तो स्वागत करते हैं ओसजा जी का, और जानते हैं इंडियन सिनेमा से जुड़े उनके सफर के बारे में। ओसजा जी, वेलकम टू सूत्रधार। ये हमारा एक प्रोग्राम है, नमस्कार। और आपसे बहुत सारी बातें आज करनी है, और ख़ास करके सबके फेवरेट श्री अमिताभ बच्चन हैं, और उसके बाद मेरे फेवरेट आप हैं, क्योंकि जितना एक्सटेंसिव वर्क आपने किया है, शायद ही इस पूरे के पूरे कुनबे में, इंडिया में किसी ने इतना काम किया, नॉट सिर्फ अमित जी के लिए, बट उसके लिए द एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ वर्क यू हैव डन इन द इंडियन सिनेमा। सो वेलकम टू सूत्रधार। और सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आएगा, बिकॉज इट्स एन इंस्पिरेशनल शो, सो वी वुड लाइक टू नो अपने बचपन के बारे में आप बताइए। शुरुआत आपकी कहाँ से हुई, किस तरीके से हुई? देखिए, मेरा बचपन भी एक तरीके से जुड़ा हुआ है अमित जी के साथ, क्योंकि मैं भी गंगा किनारे वाला हूँ। अच्छा। तो मैं कानपुर में मेरा जन्म हुआ है, और उनका इलाहाबाद में हुआ है जी। तो हम लोग दोनों गंगा किनारे वाले। कानपुर में अर्ली एजुकेशन हुई मेरी, और उसके बाद फिर लखनऊ में ग्रेजुएशन तक। तो फादर मेरे UPSRTC में थे, रीजनल मैनेजर। अच्छा। तो हम लोग ट्रांसफरेबल जॉब था जी। लेकिन मेरा ननिहाल जो है वो कानपुर का है, और ददियाल जो है वो लखनऊ का है। अच्छा। तो ये दोनों जो ट्विन सिटीज़ हैं, डेडली कॉम्बिनेशन है। हाँ, उसी में मैं पला बड़ा। और MBA के बाद फिर मैं मुंबई आया हूँ। अच्छा। सो अपने कॉलेज के बाद आपने सिटी मैगजीन में काम किया था। सो किस तरीके से वो शुरुआत हुई आपकी? शुरू से ही सिनेमा में इंटरेस्ट था और लिखने में इंटरेस्ट था जी। इसलिए जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो उन दिनों लखनऊ सिटी मैगज़ीन बहुत फेमस हुआ करती थी लखनऊ में। वहाँ उन लोगों को मैंने अप्रोच किया कि मैं करना चाहता हूँ, कुछ लिखना चाहता हूँ सिनेमा के ऊपर। तो उन्होंने मुझे फिल्म रिव्यूज़ के लिए बोला। अच्छा। तो लखनऊ सिटी मैगज़ीन में फिल्म रिव्यूज़ मैं किया करता था। अच्छा। तो ये कौन से ईयर की बात है ओसजा सर? ये है 90s की।
अच्छा, जी, तो अर्ली 90s। यूज्ड टू राइट फिल्म रिव्यूज इन लखनऊ। जी। तो उसके बाद पोस्टर कलेक्शन की शुरुआत कहाँ से हुई? वो भी अमिताभ बच्चन से ही हुई, क्योंकि जब कानपुर में स्कूल में था, मेथोडिस्ट हाई स्कूल में, बहुत फेमस स्कूल है आजकल, तो उस स्कूल की बहुत ज़्यादा शूटिंग हो रही है। एक पिक्चर आई थी अभी, बाला, जी 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 जी। वहाँ भी वो मेथोडिस्ट की शूटिंग थी, वो भी जी। कानपुर की। तो वहाँ पे जब मैं पढ़ता था तो बहुत सी ऐसी चीज़ें मुझे दिखी उनकी फिल्मों में जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया। तो वो एक क्रेज़ होता है, एक फैंडम जो बॉर्न हुआ, उसके हिसाब से फिर मैंने धीरे धीरे उनके पोस्टर्स, उनके फोटोग्राफ्स, पोस्ट कार्ड्स जो जी, मिलते थे उन जी। दिनों, मैगजीन्स जी। जिन पे वो कवर पे आते थे, वो धीरे धीरे कलेक्ट करना शुरू किया। पोस्टर मैंने सबसे पहला कालिया का कलेक्ट किया। अच्छा, हाँ, लखनऊ में नॉवेल्टी सिनेमा में लगी थी, मुझे याद है। और वहाँ पे जा करके उनके उसके मैनेजर हुआ करते थे, आई फॉरगॉट हिज नेम। तो वो बहुत स्ट्रिक्ट आदमी होते थे, तो जी। उनको मैंने आई हैड टू लिटरली प्लीड कि मुझे एक तो दे दीजिए। अच्छा। तो फिर उन्होंने दिया, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। सो पहली फिल्म आपकी कालिया रही। पहली फिल्म का पोस्टर जो मैंने लिया, सो इट इज इन 1980 और समथिंग 81, 82 82 की फिल्म रही, एंड विच इज आइकॉनिक फिल्म फॉर Iconic. अमित जी। Yeah, और खास करके प्राण जी और उनका जो पीक पे रहा, मतलब उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन आज भी हम प्राण और अमिताभ बच्चन जी की फिल्म अगर जानते हैं तो वो कालिया है। वहां से जंजीर इन कालिया। जंजीर इन कालिया, हाँ बराबर। जब तक बैठने को ना कहा जाए तब तक बैठना नहीं है। हाँ, सो पोस्टर मैन ऑफ बॉलीवुड को अब तक आपकी कलेक्शन, अभी तक की आपकी कितनी बड़ी कलेक्शन है? खास करके यू नो बीन कलेक्टिंग पोस्टर्स, पेंटिंग, एलपी रिकॉर्ड्स, मूवी स्टिल्स एटसेट्रा, तो कितनी बड़ी कलेक्शन अभी आपकी है उस जगह? देखिए, जो चीज़ 1981 में चालू हुई वो धीरे धीरे एक्सपैंड हुई, लेकिन लखनऊ, कानपुर जैसे सिटीज़ में ऑप्शंस नहीं थे कुछ। जी जब मैं मुंबई आया, 96-97 की बात है, जी वो टाइम पे मैंने एक्सपैंड किया अपना कलेक्शन। जी। यहाँ पे मुझे लगा कि सामान मिलेगा, और मुझे मिला, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक कुछ दुकानें हुआ करती थी लेमिंगटन रोड पे, जी। जहाँ पे पोस्टर्स मिलते थे। ओरिजिनल। हाँ, ओरिजिनल पोस्टर्स मिलते थे, बुकलेट्स मिलती थी ओरिजिनल, वो वहाँ से मैंने लिया। उसके बाद कुछ ऐसे कलेक्टर्स थे यहाँ, जैसे फिरोज रंगून वाला, जी वो बहुत बड़े राइटर थे, उन्होंने कम से कम 25 किताबें लिखी थी सिनेमा के ऊपर। जब वो मुझे मिले तो ही वॉज आई थिंक इन हिज 80s, जी लेट 80s। जी। तो उनके पास बहुत बड़ा कलेक्शन था, तो उनसे मैंने फिल्म स्टिल्स का कलेक्शन लेना चालू किया। अच्छा। आई यूज टू परचेज फ्रॉम हिम। जो अगर मेरी सैलरी समझ लीजिए 3000 थी, तो मेरा 1500 रुपया उनके ऊपर जाता, सिर्फ उनकी कलेक्शन खरीदने में। अरे बाप रे। लेकिन बहुत ही वैल्यूएबल सामान मिला मुझे उनसे। मैंने ऑलमोस्ट 8-10 साल तक लगातार सामान खरीदा है उनसे। अच्छा अच्छा। तो वो हैं, जैसे ऐसे कई 2-4 और लोग थे, और 2-4 दुकानें हुआ करती थी, वो लोग भी ला के देते थे। तो धीरे धीरे एक्सपैंड किया। जी। आज लगभग 30,000 पोस्टर होगा मेरे पास, और 5 लाख स्टिल्स होंगे। सिर्फ 30,000 पोस्टर्स और सिर्फ 5 लाख स्टिल्स। तो दर्शकों, आप समझ ही सकते हैं कि इनकी जो कलेक्शन है वो कितनी छोटी है। जी। कुछ 10,000 बुकलेट्स होंगे। सिर्फ 10,000 बुकलेट्स। सो औजा भाई, ये कलेक्शन रखते कहाँ हैं? मतलब इसको प्रिजर्व कैसे किया जाता है? बहुत डिफ़िकल्टी है, इतना एक्सपैंड हो गया है कि उसको इंडिविजुअली करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जी। अभी तो मैंने एक गोडाउन लिया हुआ है, जहाँ पे 4 रूम्स हैं, चारों फुल। अच्छा। तो वो गोडाउन का रेंट जाता है, और उनकी अपकीप ठीक से हो नहीं पाती है, तो वेयर एंड टेयर है। बिकॉज वो जो पोस्टर का पेपर होता था, वो सबसे चीपेस्ट क्वालिटी पेपर पे प्रोड्यूसर प्रिंट करता था। हाँ, करेक्ट। एक बार दीवार पे चिपक गया, फिर गया। जी। तो इसलिए वो इतने पुराने 75 साल 80 साल पुराने पोस्टर्स जो हैं, उनकी क्या हालत होगी आप समझ सकते हो। जी जी। एक एक पोस्टर को अगर आप प्रिजर्वेशन के लिए दो, तो उसकी कॉस्ट आती है 8 to 10,000 रुपीज़ एक पोस्टर की। अच्छा। अगर मेरे पास 30,000 पोस्टर हैं, तो आप सोचो इंडिविजुअली एक आदमी कैसे कर सकता है जी उसका रेस्टोरेशन। जी। सो बहुत मुश्किल है, बट इसलिए मैं उनको खोलता भी नहीं हूँ जो पुराने पोस्टर हैं, अनलेस इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अदरवाइज मैं उनको, क्योंकि आप जितना ज़्यादा उनको खोलोगे उतना वो फटेंगे जी। तो इसलिए अगर बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट कुछ होता है तभी मैं उनको हाथ लगाता हूँ, अदरवाइज रैप करके रखे हुए हैं अच्छे से। सो रोलर में रैप करके रखते हैं। जी जी। और
कुछ कुछ पे मैंने प्लास्टिक के अंदर डाल दी है ताकि जी मॉइस्चर ना जाए। बट बेसिकली जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं कर सकता हूँ वो मैंने किया। अदरवाइज अगर पूरा प्रोफेशनली रेस्टोरेशन वर्क होगा तो उसके लिए कॉर्पोरेट सपोर्ट लगेगा, जी। नहीं तो बहुत मुश्किल है। जी जी, मतलब इट इज़ वेरी Yeah. डिफिकल्ट टू मैनेज। मतलब आप यू टॉकिंग अबाउट नंबर्स, सीरियस नंबर। और ये हिंदी सिनेमा का 100 से ज़्यादा साल का इतिहास है। जी इट इज़ नॉट जस्ट अ पर्सनस कलेक्शन। जी तो ये चीज़ भी आप सोचिए कि ये तो मेरा एफर्ट है कि चलो मैंने एज अ पैशन किया है इंडिविजुअल, उसको, करेक्ट करेक्ट। लेकिन एक्चुअली तो है वो इतिहास। जी सही बात है, मतलब डॉक्यूमेंटेड इतिहास है। और इसमें आई मीन डू यू कलेक्ट स्क्रिप्ट्स आल्सो, पुरानी जो स्क्रिप्ट्स हैं? A few scripts I have glass slides जो कि प्रोजेक्ट होती है कमिंग सून अच्छा थिएटर में, अच्छा। वो है मेरे पास। प्लस मेरे पास जुबली ट्रॉफीज हैं। कैमरास? जो नहीं, कैमरा नहीं है, नहीं। जुबली ट्रॉफीज जो होती थी ना, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली ट्रॉफीज बढ़ती थी, हाँ करेक्ट। आजकल तो वो है। लोगों को पता ही नहीं है कि फैन मेल है मेरे पास। फैंस को स्टार्स अपने हाथ से लिख के लेटर्स भेजते थे, ऑटोग्राफ फोटोज भेजते थे, अच्छा। वो है। उससे मेरा दूसरा सवाल अराइज होता है कि आप ये पूरा कलेक्ट करने का आपका प्रोसेस क्या है? मतलब व्हाट इज द प्रोसीजर? आप ढूंढते कैसे हैं? जैसे मैंने आपको बताया, शुरू में जब मैं आया तो मैंने पता किया तो कुछ लोग थे, उनके ज़रिए, जैसे अगर कोई आदमी सिर्फ पोस्टर बेच रहा है जी तो उसको मैंने पूछा भाई फ़ोटो कहाँ मिलेगी, जी तो उन्हें उसी ने बताया कि फ़ोटो मैं तो नहीं करता हूँ लेकिन ये आदमी करता है, वो आपको अच्छा। वहाँ मिलेगा, अच्छा तो आप उनके पास जाइए। जब उनके पास गया तो एक इंसान के पास अगर 10,000 फ़ोटोज़ हैं लेकिन उसमें दिलीप कुमार की नहीं है, तो मैंने उनको पूछा दिलीप कुमार की अच्छी फ़ोटो किसके पास है अगर आपके पास नहीं है? तो उन्होंने बताया आप कल्याण में जाओ, ये आदमी एक है, वो कलेक्टर है, वो सिर्फ दिलीप कुमार करता है। ओ तो इस तरह से अलग अलग लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ। तो अभी तो ये है कि कहीं भी कुछ भी आता है मुझे फ़ोन आ जाता है। हाँ लेकिन इसको ये नेटवर्क बनाने में बहुत टाइम लगा मुझे, और मुझे मेहनत लगी, बहुत जगह जाना पड़ा। सो लोगों को, किसी को भी अगर आपको कनेक्ट करना है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फिल्म लवर्स थ्रू आउट वर्ल्ड, सो डू यू हैव एनी पोर्टल और एनीथिंग जहाँ पे आप डिस्प्ले करते हैं, या डिजिटल कॉपी और समथिंग लाइक दैट? नहीं, मैंने पोर्टल कभी ऐसा मैंने कमर्शियल काम कभी नहीं किया। अच्छा। इसका कि पोर्टल बना करके कुछ मैंने वो करा हो, जी लेकिन ये एक पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने अभी तक किया है। जी। लेकिन हाँ, रिसर्च वर्क मैं करता हूँ। जैसे अभी सलीम जावेद पे डॉक्यूमेंट्री बन रही है, उस पे नेटफ्लिक्स पे, करेक्ट? जी नहीं, वो अमेजोन पे आ रही है, हाँ, वो सलमान खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? दोनों साथ में जी। प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसमें मैंने हेल्प करी है रिसर्च में। जी अभी रोशंस पे डॉक्यूमेंट्री बन रही है, उस पर मैंने रिसर्च में हेल्प करी है। तो विजुअल्स और जो भी रिसर्च में लोग, कोई सिनेमा के ऊपर स्पेसिफिक जो काम होता है उसमें लोग रिसर्च के लिए मुझे कांटेक्ट करते हैं, जी। विजुअल्स के लिए कांटेक्ट करते हैं। एज अ कंसल्टेंट यू गो एंड यू नो हेल्प देम। सो आपके पास सिर्फ फिल्म जगत से जुड़ी हुई चीजें हैं, या फिर और भी किसी दूसरे आइकॉनिक चीजों को, हिस्टोरियन के हिसाब से, डू यू कलेक्ट एनीथिंग एल्स और ओनली सिनेमा? सिनेमा इटसेल्फ इज अ समुद्र, करेक्ट ये खुद ही अपने आप में एक समंदर है। करेक्ट। इसलिए मैं डिवेट नहीं हुआ, और डिवेट हो भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसमें ही इतना इन्वेस्टमेंट है जी कि वो डिवेट होगा भी तो उसका इन्वेस्टमेंट जी। कौन करेगा? सो इसलिए सिनेमा मैंने किया, बट शौक के तौर पे मैंने कैलेंडर आर्ट बहुत कलेक्ट करी है। अच्छा। तो आपको यकीन नहीं आएगा, पहले ब्यूटीफुल कैलेंडर्स आते थे 60s 70s 80s में, हाथ से बने हुए, उसमें गॉड्स गॉडेसेस जी और उसमें एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी होती थी, उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया भी होते थे, मॉन्यूमेंट्स होते थे, जी जी। सब हाथ से बने हुए। जी। तो वो मेरे पास एक कलेक्शन होगा 3-4 हज़ार 3-4 हज़ार दोज, जी। वो वाली कलेक्शन। सो औजा भाई, क्योंकि आजकल तो बहुत कमर्शियल ज़माना है, आपको पता है कि आपकी इतनी बड़ी आपकी कलेक्शन की वर्थ क्या होगी वैल्यूएशन में? मैंने वैल्यूएशन कभी कराई नहीं ना, वो हिसाब से सोचा कभी। लेकिन वैल्यूएशन का भी देखिए, जो सिनेमा ऑक्शंस होते हैं उसमें ऑन एन एवरेज 5,000 रुपीज़ से लेकर के और 2 लाख to 3 लाख रुपीज़ तक जाते हैं आइटम्स। जी। So it depends on the item, it depends on the value of the item, which is the star, whether the film is important or not.
लॉट ऑफ फैक्टर्स डिसाइड प्राइसिंग. एंड एज यू सेड मतलब उसको प्रिजर्व करना इट्स अ मच बिगर Yeah. कॉस्ट देन यू नो अरेंजिंग दोज एंड यू नो. ऐसा कोई पोस्टर है जो आपकी कलेक्शन में नहीं है एंड ये स्टिल यू आर लुकिंग एट? बहुत से पोस्टर्स हैं. एक पिक्चर आई थी गुलजार साहब की मौसम, जी जिसमें बहुत मशहूर गाना था, दिल ढूंढता है फिर वही जी. फुर्सत के रात दिन. जी. तो वो पिक्चर का पोस्टर नहीं है मेरे पास. अच्छा वो मिल भी नहीं रहा है कहीं. पूरे इंडिया में मैं सब जगह धक्के खा चुका हूँ, अच्छा. नहीं है. और कोई नाम? दूसरा नाम है अमिताभ बच्चन की पहली पिक्चर सात हिंदुस्तानी. अच्छा सात सात हिंदुस्तानी. हिंदुस्तानी का पोस्टर कहीं मिल नहीं रहा है. उसका एक फेक पोस्टर बना था 1980s में, जो जब पिक्चर री रिलीज हुई थी. अच्छा उसमें उन लोगों ने अमिताभ बच्चन का चेहरा बना दिया था मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से लेकर, अच्छा और सात हिंदुस्तानी लिख दिया था क्योंकि उसको अमिताभ बच्चन के नाम पे ही वो बेच रहे थे पिक्चर. जी 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 जबकि अमिताभ का 1/7 रोल था, जी. सात हिंदुस्तानी थी. तो आप सोच सकते पहले हैंड पेंटेड पोस्टर्स हुआ करते थे, रियल हैंड पेंटेड. हैं. जी तो वो चलन कब से खत्म हुआ इंडस्ट्री के अंदर? डिजिटल आए हुए तो देखिए, पोस्टर हमेशा पोस्टर आर्ट हाथ से ही बनी है जी. शुरू से, जब से सिनेमा आया है. साइलेंट सिनेमा के पोस्टर हाथ से बनते थे. जी फिर जब टॉकी आया 1930s में, वो पोस्टर आर्ट हमेशा रही है जी. और अर्ली 90s तक रही है ये. लेकिन ऑफसेट प्रिंट्स जो है और फोटोग्राफ्स का यूज़ हुआ है करीब आई थिंक लेट 70s अर्ली 80s से. जब मैगजीन कल्चर बहुत आ गया, जब मैगजीन्स आई, ये बड़ी बड़ी मैगजीन्स जब बट आई 90s एंड से डिजिटल प्रिंट्स चालू हो गए. 90 तो जी जो पोस्टर्स लिथोग्राफ प्रेस पे बने, वो पोस्टर्स एंटीक वैल्यू रखते हैं जी. क्योंकि दोज कलर्स वर ऑर्गेनिक कलर्स. अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो औजा जी, आपने लता मंगेशकर, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी जैसे दिग्गजों पर आपने डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं. जरा उसके बारे में कुछ बताएं. ये मैंने बनाई हैं जब इन लोगों की बर्थडे आई थी. आई थिंक इट वाज अर्ली 2000s, और मैं जेमिनी स्टूडियोज में काम करता था. तो रजत शर्मा का इंडिया टीवी है एक, जी जी. तो उन लोगों ने ये बोला कि भाई इनकी बर्थडेज पर हम लोग स्पेशल डॉक्यूमेंट्री एयर करना चाहते हैं. अच्छा. तो अगर आप उसके लिए बनाएं. तो फिर मैंने अमित जी की डॉक्यूमेंट्री जो बनाई, उसमें मुझे बहुत सराहा गया क्योंकि मैंने उसमें कादर खान साहब का इंटरव्यू लिया अमिताभ बच्चन के ऊपर, जो कि कहीं नहीं. अच्छा. और मैंने राकेश कुमार जी का इंटरव्यू लिया अमिताभ बच्चन के ऊपर कि कैसे उन्होंने अपना पहला गाना गाया नटवरलाल के लिए. अमित जी ने मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, ये उनका पहला गाना था. जी. आपसे अमित जी के बारे में सुनना बड़ा अच्छा लगता है. मैं तो आपको पर्सनली जानता हूं, तो लेकिन हमारी ऑडियंस जो है, जो अमित जी का जो ऑरा है, तो ऐसे ही नहीं है. आई मीन ही इज नॉट अ लेजेंड लाइक दैट. मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि अगर आपके पास बहुत टैलेंट है और कम लक है तो आप नसीरुद्दीन शाह बन जाओगे. जी अगर आपके पास टैलेंट कम है और लक बहुत है आपकी, जी तो आप जितेंद्र बन जाओगे. जी. लेकिन आपके पास जब दोनों हैं तभी आप अमिताभ बच्चन बनोगे. वेल सेड, वेल सेड. मतलब सिर्फ अमिताभ बच्चन बनना और उसको निभाना, मतलब ऐसे दो शख्स हैं जिनके बारे में आप जनरेशनल चेंज जिनके बारे में बात करते हैं, उनमें से एक 100% अमित जी हैं, दूसरे सचिन तेंदुलकर है. आई वुड ऑल्सो ऐड लता मंगेशकर. लता मंगेशकर जी, ऑब्वियसली लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर एंड मिस्टर अमिताभ बच्चन. आपने अभी तक 4 बुक्स लिखी हैं, सभी बॉलीवुड से जुड़ी हैं. जी. सो इन बुक्स के बारे में कुछ बताइए औजा भाई. देखिए, जब मेरे पास इतने पोस्टर्स का कलेक्शन हो गया और मैं सोचने लगा कि इसके लिए क्या करूं, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे. या तो मैं एग्जीबिशन करूं या मैं बुक लिखूं. जी. एग्जीबिशन का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया और वो ले करके मैं प्रपोजल कई कॉर्पोरेट्स के पास गया. जी. तो मुझे सवाल ऐसे लोग पूछते थे, मैं एग्जीबिशन कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन के ऊपर अगर, तो या किसी भी टॉपिक पे, तो मुझे पूछते थे आप इसको इनॉग्रेट कौन करेगा. जी आप अक्षय कुमार को ला सकते हैं, आप शाहरुख खान को ला सकते हैं. जी. तो कॉर्पोरेट्स की थिंकिंग क्या है कि हाउ विल दे लेवरेज इट, एब्सोल्युटली. एंड दे नीड स्टार्स.
If you don't have stars, they will not give you 1 rupee. जी So I realized that. करेक्ट Once I realized that, I said, एग्जीबिशन मैं करूँगा भी तो एक ही शहर में वो रहेगी. जी अगर मैं किताब लिखूंगा तो पूरी दुनिया में जाएगी. सही बात है. इसलिए I decided to write my first book on prominent posters of Indian cinema, जी of important films. जी वो किताब जब उसकी डमी बनी तो मैं अमित जी के पास लेके गया जी और मैंने बोला कि सर आप ये मैंने लिखी किताब, आप इसको देख लीजिए. इफ़ यू फील इसमें मेरिट है तो आप इसकी प्रस्तावना लिख दीजिए. जी तो बोले आप छोड़ जाइए. 2 दिन बाद उनका फ़ोन आया मुझे कि आप आके मिलिए. जी तो जब मैं मिला तो उन्होंने किताब की बहुत तारीफ़ करी और फॉरवर्ड लिखने को अग्री किया जी. और मुझे बोला कि इसको आईफा में रिलीज़ कराइए. सो दैट वाज बुक बॉलीवुड बॉलीवुड इन पोस्ट. इन पोस्टर जो फिर आईफा में रिलीज हुई हांगकांग और मकाऊ में जो हुआ था मकाऊ उसके अंदर. जी. अच्छा, तो वो फॉरवर्ड अमित जी द्वारा जी. किया गया. उन्होंने उसके बारे में अपने ब्लॉग में भी लिखा. अच्छा, एंड फिर उसके बाद दूसरी बुक आपकी. दूसरी बुक जो थी वो मेरी बॉलीवुड द फिल्म द सॉन्ग द स्टार्स. उस फिल्म में उस बुक में पूरी सिनेमा हिस्ट्री है हिंदी सिनेमा की. जी और उसके लिए 3-4 लोगों ने मिल करके, उस ऑथर्स हैं जिन उसमें से मैं भी एक हूँ, जी. तो मिल करके उसको लिखा. और एक ब्रिटिश कंपनी है डीके बुक्स, अच्छा उन लोगों ने पब्लिश करी. अगेन अ कॉफ़ी टेबल बुक, पिक्टोरियल. तो उसके लिए भी वो जब बुक कंप्लीट हो गई तो मेरे पब्लिशर्स जो हैं उन्होंने बोला कि इसके लिए फॉरवर्ड लिखाना है तो अमिताभ बच्चन को अप्रोच करना चाहिए. तो मैंने बोला देखिए मैं तो सिर्फ एक ही राइटर हूँ इसमें, जी तो आप लोग इसको अप्रोच करिए जी. उनको प्रोफेशनली. तो उन्होंने अप्रोच किया तो ज़्यादा शायद वो बहुत बिजी थे वो समय. तो उनको जवाब आ गया कि भाई बहुत बिजी हैं साहब, तो अभी शायद ना लिख पाएँ. तो फिर उन लोगों ने बोला, इंसिस्ट किया कि आप प्लीज़ ट्राई करिए. तो मैंने फिर मैसेज किया अमित जी को कि ये बुक है, इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है, तो अगर आप इसके लिए लिख दें कुछ. तो बोले कि मुझे डमी भेजो. तो डमी वो बहुत काफ़ी हैवी थिक बुक है. जी. तो मैंने डमी भेजी तो उनका मुझे फ़ोन आ गया, बोले ये इतनी बड़ी किताब मैं पढ़ूंगा तो समय कहाँ है मेरे पास, मुझे एक पेज में लिख के भेजो, इसमें है क्या, कॉन्टेक्स्ट क्या है पूरी बुक का. तो मैंने फिर बोला कि ठीक है मैं भेजता हूँ. फिर मैंने भेजा तो उन्होंने 2 दिन के अंदर मुझे उसका फॉरवर्ड भेजा. उसका कॉन्टेक्स्ट था क्या अजय भाई एक्चुअली? द फिल्म द सॉन्ग द स्टार्स, फेमस फिल्म्स, फेमस सॉन्ग्स एंड फेमस स्टार्स ऑफ इंडियन सिनेमा. अच्छा, उसके ऊपर वो बुक थी. अच्छा, ऑफ द लास्ट 100 years. सो फिर उसके बाद ऑस्कर एकेडमी. सो हालांकि वो तीसरी चौथी बुक कभी बाकी है हमारी जी. वो तीसरी चौथी बुक कौन कौन सी थी उसके बारे में थोड़ा हमको बताइए, बिकॉज बेसिकली दर्शक रियली इंक्रीड होंगे जानने के लिए. तीसरी बुक मेरी है, उसका नाम है द बच्चन्स, जी जो कि बच्चन फैमिली पे पहली बुक लिखी गई है. जी. और चौथी बुक है मेरी द स्विंगिंग 70s, जिसको 70s की एरा के जो सिनेमा की है उसके ऊपर 40+ लोगों ने अलग अलग चैप्टर्स लिखे हैं. एक्टर्स ने चैप्टर्स लिखे हैं. हाँ, बट वो अलग अलग लोग कौन हैं जिन्होंने चैप्टर्स लिखे हैं? सब बड़े बड़े नाम है, सिनेमा लेखक हैं. और कुछ लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जैसे सुभाष घाई, विशाल भारद्वाज ने लिखा है. जी. ऐसे कई नाम इंडस्ट्री के हैं जिन्होंने भी उसमें आर्टिकल्स लिखे हैं. श्रीराम राघवन ने लिखा है एक चैप्टर. अच्छा. हाँ, तो अलग अलग लोगों ने चैप्टर्स लिखे हैं. उसमें मेरा भी एक चैप्टर है, प्रयागराज के कादर खान के शुक्ला. फिर औजा भाई, ऑस्कर एकेडमी ने आपको अप्रोच किया द ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट को लेके, वो कैसे हुआ और उसकी क्या थॉट थी बिहाइंड? ये तो किस्मत आप कहिए कि फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सिनेमा आर्काइविंग और डॉक्यूमेंटेशन का, उन लोगों ने को अप्रोच किया गया ऑस्कर एकेडमी ने कि भाई अमिताभ बच्चन के ऊपर हम लोग ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट के लिए हमें कोई कंसल्टेंट या कोई रिसर्च के लिए कोई चाहिए. तो उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया. अच्छा. कि चूँकि आप ऑलरेडी बुक लिख रहे हैं अमिताभ बच्चन के ऊपर, जी, तो इसके ये प्रोजेक्ट आप करो. तो वो उसका बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. जितने भी सिनेमा बड़े लेजेंड्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उनकी लाइफ उन्हीं की ज़बानी वो लोग कवर करते हैं इन अ स्टैटिक कैमरा फ्रेम. अच्छा. सिर्फ वो पर्सनालिटी कैमरा पे बोल रही. अच्छा. एक ही फ्रेम बस.
प्री रिकॉर्डेड टाइप का कुछ इस तरीके से? नहीं, वो लोग शूट करते हैं। अच्छा, वो लोग शूट करते हैं। तो वो उसमें जो क्वेश्चन अमिताभ बच्चन से पूछे गए और जो जिस कंटेक्स्ट में वो पूछे गए वो सब मैंने लिखा। तो वो ऑफ कोर्स वो ऑस्कर अकेडमी के लिए है। और उसके बाद ऑस्कर एकेडमी से आपको एक अप्रिसिएशन लेटर, सर्टिफिकेट मिला। अमित जी की से आपका जो शुरुआती लगाव था जी, कालिया से सीमित नहीं रहा। आपने अमित जी का शुरुआती कालिया से हुई, लेकिन शुरुआती लगाव और वो प्रोसेस आप थोड़ा सा इलैबोरेट जानना चाहेंगे उसके बारे में, बिकॉज एज अ फैन यू नो वी हैव टू रियली वांट टू नो कि किस तरीके से आपका लगाव बढ़ा और पहली मुलाकात अमित जी से आपकी कब हुई? देखिए, पहली फिल्म जिसने मुझे इन्फ्लुएंस किया वो थी सुहाग। अच्छा। और उसमें एक सीक्वेंस था जब जीवन साहब एक छोटे से स्ट्रीट अर्चिन है, उसको देसी दारू पिलाते हैं और वो ट्रांसफॉर्म हो गया अमिताभ बच्चन बन जाता है। हाँ। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था दैट वाज सो मैजिकल फॉर मी ऑन द बिग स्क्रीन। मैं जी, तो मुश्किल से 9 साल का था वो टाइम जी। तो उसके लिए बहुत मुझे वो जो इम्पैक्ट था वो टाइम पे सिनेमा हॉल के अंदर, वो सीन का वो आज भी है मेरे ऊपर। वाह, इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ। सो वहाँ से मैं बना एक फ़ैन जी। फिर कलेक्शन चालू किया कालिया से जी। 81 से 81 82 जब भी आई वो, और उसके बाद से धीरे धीरे एक्सपैंड हुआ कलेक्शन यहाँ मुंबई आके। मैंने तो सुना है कि अमित जी को कोई पुराने डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं तो वो सबसे पहले औसजा को फ़ोन किया जाता है कि क्या आपके पास से ये कभी कुछ उनको चाहिए होता है तो वो मांगते हैं तो मैं दे देता हूं। वो ट्विटर वगैरह में कभी कभार उनके जितने भी ओल्ड, कभी भी वो अपने बहुत ओल्ड फोटोज या वो डालते हैं ना, तो मेरी अपने पर्सनल अंडरस्टैंडिंग से मुझे पता चल जाता है कि ये पिक्चर जो है या तो ये अमित जी की आर्काइव्स में होगी या तो औसजा जी की आर्काइव्स में होगी। सो ये प्रोग्रेशन जो आपका रहा, बिकॉज यू नो यू सी एज अ फैन एंड आफ्टर, बिकॉज यू आर वन ऑफ द लकीएस्ट वन, जो पहले फैन से शुरुआत हुई, उनकी पिक्चर देखने से शुरुआत थी, फिर उनकी कलेक्शन करते करते आप बॉम्बे में आके और उनके साथ मुलाकात हुई और वो टच में रहे। सो अभी हाल ही में बच्चन अ सैगा ऑफ एक्सीलेंस, यू नो आपकी जो बुक लॉन्च हुई, और मेरे ख्याल से वो पहली शायद बुक है, आप उसके बारे में बताएं, जो अमित जी के घर पे लॉन्च हुई, विच इज़ ये बुक मैंने स्टार्ट करी थी लिखना करीब 2009 के आसपास। जी। रिलीज अब हुई है तो करीब 14 साल इस किताब को लगे। अच्छा। इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि पब्लिशर की तरफ से कुछ डिले हुआ, कुछ हमारी तरफ से डिले हुआ, और रिसर्च में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि बच्चन फैमिली के ऊपर पहली किताब है। सो आई वांटेड टू बी श्योर कि हर चीज़ ठीक हो, जेन्युइन हो, और रिसर्च अच्छी हो। जी। रिसर्च में भी टाइम लगा कि अमिताभ बच्चन के पिताजी के बारे में रिसर्च बहुत मुश्किल है। जी। स्पेशली व्हेन यू डोंट हैव डे टू डे एक्सेस टू द बच्चन फैमिली। तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं उनको डिस्टर्ब करूं कि बार बार के उनके बारे में बताइए ये क्या हुआ। वो तो फिर पूरा अमिताभ बच्चन का पर्सपेक्टिव बन जाती बुक। बराबर बराबर। ये बुक मैं जब लिख रहा था, जब मैंने लिखना शुरू किया था, तब से मैंने डिसाइड किया था ये अमिताभ बच्चन का पर्सपेक्टिव की बुक नहीं है, इट इज़ ऑथर्स पर्सपेक्टिव। करेक्ट। तो मुझे ही रिसर्च करनी पड़ी। तो उनके ऊपर रिसर्च करना मतलब उनके पुरानी फ़ोटो न मिले उनकी, उनके पुराने इंटरव्यूज़ कहीं दिखे नहीं जी, कितनी लाइब्रेरीज में घूम के चला आया, कुछ नहीं मिला कहीं जी। उनके साथ जो लोग थे वो हैं नहीं अब जो उनके बारे में बताएंगे जी। तो बहुत दिक्कतें आई। तो बट जो चीज़ ने मुझे सपोर्ट किया वो था उनकी 4 पार्ट की जो ऑटोबायोग्राफी है जी। डॉक्टर बच्चन ने 4 पार्ट की ऑटोबायोग्राफी लिखी है हिंदी में, 4 अध्याय हैं उसके। वो चारों किताबें पढ़ी मैंने हिंदी में। अच्छा। क्योंकि वो चारों किताब का एक निचोड़ में एक और किताब बनी है अंग्रेजी में, डॉक्टर बच्चन की ऑटोबायोग्राफी, जो कि रूपर्ट स्नेल ने लिखी है। अच्छा। तो मैं सोचा पहले अंग्रेजी की एक पढ़ लूँ, उसमें वो चारों किताबें आ जाएंगी। अमित जी को पूछा मैंने कि क्या पढ़ूं, मैं ये पढ़ूं कि ये 4 पढ़ूं, तो बोले वो हिंदी में पढ़ना, अंग्रेजी वाले को छूना भी मत। करेक्ट। क्योंकि उनकी ओरिजिनल जो लिखी हुई होगी वो हिंदी वाली होगी हरिवंश। वो हिंदी वाली जब मैंने पढ़ी तो मुझे किसी से कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं जी, क्योंकि उसमें पूरी उनकी जर्नी है जी। और उसके बाद शुरू की अमिताभ बच्चन की जर्नी है।
अच्छा, जब तक वो इलाहाबाद से जीत नहीं गए। उनकी पर्सपेक्टिव, यस, हरिवंश राय जी की Yes. पर्सपेक्टिव अपने और अपने और अमित जी बेटे के बेटों के बारे में 84 तक, जब तक कि 84 वो के बाद तक, इलाहाबाद। हाँ हाँ, जी, तो तब तक का पूरा उसमें लिखा हुआ है। मैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाता हूं कि बच्चन साहब, अमित जी, व्हाई ही इज अमित जी? देखिए, ये सुपरस्टार बने हैं जंजीर से, जी, तब तक इनकी 11 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी, फ्लॉप हो चुकी थी। तो ही वाज लिटरली रिटन ऑफ। जी, प्रकाश मेहरा ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। जी, ये बात जावेद साहब बोलते हैं जी, कि हैट्स ऑफ टू प्रकाश मेहरा कि ही स्टिल सेड कि नहीं, यही हीरो मुझे चाहिए। जी, तो 1973 से और आज तक जितने भी सर्वेज हुए हैं इंडियन सिनेमा के हीरोज़ के ऊपर, उसमें अमिताभ बच्चन जीते हैं जी, कंसिस्टेंटली। आप देख लो, इतना बड़ा 50 इयर्स पार कर दिए हैं उन्होंने एज नंबर 1 स्टार ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। यस, यस, ये चीज़ अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जी, एंड नॉट जस्ट इन इंडियन इंडस्ट्री, तो ग्लोबल, अक्रॉस द ग्लोब। ग्लोबल, कोई कोई भी स्टार इतनी बड़ी पारी नंबर 1 रह के नहीं प्ले कर पाया। अशोक कुमार भी चले 60-70 साल, बट नंबर 1 नहीं थे वो। नहीं, एंड ही वाज नॉट इनिशियली फर्स्ट 2 डेकेड्स में थे, आप मान सकते हैं, उसके बाद नहीं थे। द एक्टर ऑफ द मिलेनियम। हाँ, तो इन्होंने स्ट्रेट अवे 50 साल पूरे करें एज द नंबर 1 स्टार ऑफ द कंट्री, ये बहुत बड़ी बात है। जी, तो ये चीज़ जो है वो, एक तो देखिए, मैं इसको समझूंगा कि या टैलेंट है, दूसरा लक है, तीसरा इनके माँ बाप का आशीर्वाद, जी, वो बहुत बड़ी चीज़ है। जी, जिस तरह से इन्होंने अपने माँ बाप को रखा, जी, उनकी सेवा करी, जी, वो अगेन मैं जावेद अख्तर पे आऊँगा, वो बोलते हैं कि श्रवण कुमार है ये, जी, वो जो उन्हें दुआएं मिली माँ बाप की, आई थिंक उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये। अमित जी इज वन पर्सन, मैं आपके इस पे विचार जानना चाहूंगा, जिसने जनरेशन को इंस्पायर किया है। यू नो, वी वर डिस्कसिंग आल्सो वन अदर डे, तो वो पूरा का पूरा जो है वो आप किस तरीके से देखते हैं अमित जी के पूरे जनरेशनल इंस्पिरेशन? जनरेशन को इसलिए इंस्पायर किया क्योंकि देखिए, जो लोग 70s में यूथ में थे वो अब नहीं है, जी, जो 80s में यूथ में थे वो भी अब नहीं है यूथ, 90s में जो थे वो भी यूथ में नहीं, तो 3 जनरेशन ऑफ यूथ जी, ही हैज़ इन्फ्लुएंस्ड इजीली। जी, एंड उसके अलावा भी आप देखिए, कंसिस्टेंसी उनकी रही है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, जी, लेकिन उनके करियर में भी उतार चढ़ाव आए हैं बहुत। जी, सबसे पहला उनको धक्का लगा है एक्सीडेंट के बाद। जी, 82 में एक्सीडेंट हुआ है, 83 में उनकी, अगर महान नास्तिक पुकार, ये तीनों फिल्में नहीं चली, फ्लॉप। लेकिन सेम ईयर में कुली और अंधा कानून ने बचा लिया। जी, इस तरह के बहुत इंसिडेंट्स आए उनके, जब ऊपर, और उसके बाद पॉलिटिकल एंट्री के बाद तो ही वाज लिटरली रिटन ऑफ। जी, उसके बाद जब वो मृत्युदाता से वापस आए, अगेन ही वाज रिटन ऑफ, जी, क्योंकि मृत्युदाता से वापसी हुई, वो पिक्चर नहीं चली। उसके बाद फिर सूर्यवंशम नहीं चली, जी, उसके बाद लाल बादशाह नहीं चली, जी, तो ही वाज कम्प्लीटली रिटन ऑफ। जब बड़े मियाँ छोटे मियाँ चली, तो न्यूज़पेपर्स में रिव्यूज़ जो आए थे उसमें बोल रहे थे सब कि गोविंदा की वजह से चली। जी, करेक्ट, बिकॉज ही वाज द बिगर स्टार एंड कॉमेडी एंड ऑल दैट। जबकि अगर आप ट्रेड इन्फॉर्मेशन उठा के देखो, तो जिस साल बड़े मियाँ छोटे मियाँ आई है, उस साल गोविंदा की बाकी तीनों फिल्में फ्लॉप हैं। जी, लेकिन लिखने वालों से कोई ये कौन बताएगा? जी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ जब रिलीज हुई है, जी, उसी समय उसी दिन कुछ होता है रिलीज हुई। जी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ के फर्स्ट डे कलेक्शंस आर मोर देन कुछ होता है। करेक्ट। ये बात मैंने अपनी बुक में लिखी है, कलेक्शंस मैंने दिए हैं बुक में। और उस समय तो कलेक्शन वैसे होते थे ना, मतलब कुछ होता है, बाद में निकली है आगे, जी, बट ओपनिंग से स्टार वैल्यू पता लगती है। जी, जी, करेक्ट, किस तरीके से ओपन ले रहा है, एंड मतलब इट वाज अ डायरेक्ट क्लैश बिटवीन शाहरुख खान एंड अमिताभ बच्चन एट द पीक ऑफ शाहरुख एंड एट द लोएस्ट ऑफ अमिताभ। और उस क्लैश में कुछ होता है वाज नंबर 2। And there is one more thing, you know, let's talk about बड़े मियाँ छोटे मियाँ, because बहुत ज़्यादा credit दिया गया, though there is no ifs and buts about Govinda ji's talent. He's a talented man.
सो इस बुक के कवर पेज की फोटो की क्या कहानी है? देखिए, हम तो चाह रहे थे कि कुछ आर्टिस्टिक पेंटिंग हो सबकी, पूरी फैमिली की, और या तो कुछ कोलाज हो बच्चन्स का। जी लेकिन मेरे पब्लिशर ने क्लियरली बोल दिया कि हम फैमिली पोर्ट्रेट चाहते हैं, जी। जिसमें सारी फैमिली दिखे और सारी फैमिली कैमरा को देख रही हो। अच्छा। उसने ये शर्त रख दी। अब जब शर्त रख दी तो मेरे पास ऐसी कोई फ़ोटो थी नहीं, और मैं चाह रहा था कि ऐसी फ़ोटो सिर्फ फैमिली से आए तो अच्छा रहेगा। जी। तो वो अमित जी को बोला मैंने कि अमित जी, एक मुझे फैमिली फ़ोटो चाहिए। तो बोले हाँ, देखता हूँ मैं। तो उसमें कई दिन हो गए, 2-3 बार मैंने पूछा भी। तो एक दिन सडनली मुझे ईमेल आया उनका, उसमें उन्होंने ये फ़ोटो भेजी जो मैंने कवर पे डाली। अच्छा। ये कवर की फ़ोटो उन्होंने दी। सो किसने फोटोग्राफ खींची थी वो? उनकी पर्सनल फ़ोटो है वो। अच्छा जी। मतलब वो चारों Family। की एक फैमिली फोटो उन्होंने जी। आपको दी। सो सात हिंदुस्तानी मुंबई में क्यों रिलीज नहीं हुई थी औजा भाई? सात हिंदुस्तानी 1969 में बनी, जी। और 1969 में कलर एरा आ गया था। ब्लैक एंड वाइट पिक्चर थी वो। ईस्टमैन कलर नहीं थी, सो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर इट वाज थी अ ब्लैक एंड वाइट फिल्म। कलर एरा में। जी। और 7 में से 7 में से कोई स्टार नहीं था पिक्चर में। जी। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। जी। पिक्चर दिल्ली में रिलीज हुई और पिक्चर का के प्रीव्यू शोज हुए जी। 69 में। बट बॉम्बे में पिक्चर नहीं है। बॉम्बे में अमिताभ बच्चन की पहली रिलीज है आनंद। जी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे दिमाग में आ रहा है, बिकॉज आज तक की सबसे बड़ी आइकॉनिक फिल्म ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा इज शोले। शोले में कुछ ऐसा ट्रिविया अमित जी के बारे में जो लोग नहीं जानते। शोले का तो काफ़ी ट्रिविया, शोले पे बुक्स आई हैं, जी। उसमें भरा हुआ है जी। ना। ऐसी कोई चीज जो शोले में, बिकॉज बहुत लोग बहुत सारी चीजें क्लेम करते हैं उनकी रेन्यूमरेशन को लेकर, कि कई बार ये बातें होती हैं कि भाई इन्होंने रेकमेंड किया या धर्म जी ने रेकमेंड किया या फिर इस तरीके से। नहीं, शोले में देखिए, इनको रमेश सिप्पी से मिलवाया जावेद साहब ने। जी। और ये बात मुझे जावेद साहब ने खुद बताई है कि रमेश सिप्पी के घर में बहुत बड़ी पार्टी थी एक। जी। और जावेद साहब ने और धर्म जी ने ऑलरेडी रेकमेंड कर चुके थे वे लोग सिप्पी साहब को कि आप अमिताभ बच्चन को लीजिए। तो जब पार्टी रखी एक, तो जावेद साहब ने बोला अमित तुम आओ इस पार्टी में, जी। मैं चाहता हूँ रमेश सिप्पी से तुम 1-on-1 मिल लो, फिर आगे बात बढ़ेगी। जी। उस रात में अमित जी बीमार हो गए, उनको वायरल हो गया, 102-103 फीवर था उनको। जी। तो जावेद साहब बोले मैं एक पार्टी में पहुंचा तो मैंने देखा है ही नहीं है कहीं। और रमेश सिप्पी ने पूछा कि वो आने वाले थे अमिताभ बच्चन, तो क्यों नहीं आए? तो बोले मैं फ़ोन कर, तो बोले मैं रमेश सिप्पी के बेडरूम में जाके मैंने फ़ोन लगाया इनको। जी। तो बोले जावेद साहब मेरी तो बुखार है। तो बोले अरे भैया तुम यहाँ लेट जाना आके आओ लेकिन तुम आओ। तो बोले उस हालत में ही ड्रॉप डाउन टू रमेश सिप्पीज पार्टी। मैंने उनको मिलवाया और उनके बेडरूम में फिर ये लेट गए जाके। अच्छा। हाँ। बट रमेश सिप्पी वाज इम्प्रेस्ड एंड दैट्स हाउ ही गॉट द रोल। सो दैट्स द ट्रिविया आई वाज टॉकिंग अबाउट, बिकॉज ये जो कहानी है, मिसकंसेप्शंस बहुत हैं अमित जी के बारे में। सब लोग मतलब कहानी बन जाती है ना, मतलब आप उनके बारे में तो कुछ, हमने तो मेहुल कुमार जी को उन्होंने सिर्फ एक इंसिडेंट बताया। अभी मैं आपको रिसेंटली बताऊं कि कौन है अमिताभ बच्चन, कि उन्होंने सिर्फ एक इंसिडेंट बताया मृत्युदाता के बारे में, जी। और हमारे यूट्यूब चैनल पे वो रिलीज हुआ, और अगले दिन इंडियन एक्सप्रेस में वो न्यूज़ आ गई कि अमित जी ABCL के बाद उन्होंने गर्मा गर्म स्क्रिप्ट बोला मेहुल जी को। सो ये तो अमिताभ बच्चन है, द लेजेंड अमिताभ बच्चन। लेकिन बुक के लिए इतना ही कहूँगा कि जब मैं उनको डमी दिखाने गया बुक की, जी। तो मुझे 15 मिनट का अपॉइंटमेंट मिला था। अच्छा। 1 घंटा लिया उन्होंने ऑब्वियसली बुक देखने के। जी, बिल्कुल लेंगे। और वो इतना खुश हुए उस दिन, और उनको मैंने एक छोटा सा गिफ्ट भी दिया, उनके पिताजी की और उनकी माताजी की ऐसी फ़ोटो जो कि सात हिंदुस्तानी की स्क्रीनिंग पर है। अच्छा, जो उनके पास पहला भी नहीं कदम थी वो। उनका फिल्म इंडस्ट्री में था, उस समय उनके माता पिता
ऑडिटोरियम में बैठे हैं, वो फोटो दी मैंने उनको। So you must have got emotional also. वेरी इमोशनल। Very emotional thing, you know. And वो तो बाबूजी और माताजी इसीलिए उन्होंने बोला कि मैं आजकल कोई पब्लिक फंक्शन अटेंड नहीं करता हूँ, जी तो मैं ये बुक तुम्हारी रिलीज़ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इस बुक के लिए मैं एक एक्सेप्शन कर रहा हूँ, मेरे ही कंपाउंड में इसको रिलीज़ करो। जी इसीलिए ये बुक इकलौती ऐसी बुक है जो अमिताभ बच्चन के ही प्रेमाइसेस में रिलीज़ करी गई। और इसको खत्म करने में आपको क्या 12 साल आपने बताया कि करीबन आपको 14 14 साल आपको कंप्लीट करने में लगे फिल्म। जी, वाओ। सो वो कंटिन्यू प्रोसेस, क्योंकि विजुअल रिसर्च भी थी ना, अगर अच्छी फोटोज नहीं मिलेंगी जी तो विजुअल बुक कैसे बनेगी। सही बात है, सही बात है। तो मैंने इसमें पहली बार इस किताब में आप देखेंगे अमिताभ बच्चन और पंडित नेहरू को साथ में। वाओ। मेरा दावा है किसी ने नहीं देखा होगा। ये किताब कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं? अमेजोन पे है, सब जगह अमेजोन पे हाँ, ओम बुक्स सो मैं अपने इंटरनेशनल दर्शकों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में बुक की लिंक भी डालूंगा। सो जिनको ये बुक खरीदनी है या देखनी है वो प्लीज़ अमेजोन से वो बुक खरीद सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू, बिकॉज यू आर नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू मिस्टर द अमिताभ बच्चन। सो अमित जी के अलावा आपने काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स और रीजनल सिनेमा के ऊपर भी रिसर्च की है। आपका एक्सपीरियंस इस पूरे प्रोसेस में, आई मीन बिकॉज आफ्टर दैट व्हाट अदर थिंग्स यू हैव डन, थोड़ा वो बताइए, और एक्सपीरियंस कैसा रहा ये सारी डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठी करने में? देखिए, इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, जी नहीं तो वो एक्सेल नहीं कर सकता। करेक्ट। तो अमिताभ बच्चन का मैंने आर्काइविंग करना चालू किया, लेकिन साथ में मुझे लगा लेटर बॉम्बे में जब मैं आया कि मुझे बाकी भी जो इम्पोर्टेंट स्टार्स हैं या डायरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन और मटेरियल कलेक्ट करना चाहिए। जी तो मैंने एक्सपैंड किया अपना कलेक्शन। जी इसीलिए अब कुछ भी पुराना अगर रेलेवेंट है तो मैं ले लेता हूँ, कहीं से भी मिलता है वो। जी जी तो इसीलिए जब ये आर्काइव एक बन गया तो फिर मैंने चाहा कि भाई इसका क्या करा जाए, तो मैं बुक्स लिखना चालू किया। जी बुक्स के अलावा मैं एग्जीबिशंस करता हूँ। अमिताभ बच्चन पे अब तक 3-4 बड़ी एग्जीबिशन जो हुई वो मैंने करी। एक्सक्लूसिव उनकी 70th बर्थडे पर बहुत बड़ी एग्जीबिशन हुई थी नेहरू सेंटर पे, जी जिसको कोकिलाबेन अंबानी जी ने इनॉग्रेट किया था जी और जया बच्चन जी ने इनिशिएट किया था। जी। पूरा उनका 70th बर्थडे सेलिब्रेशन वाज कॉल्ड B70। अच्छा। तो उसमें 70 टॉप इंडियन आर्टिस्ट वर सेलेक्टेड टू पेंट ऑन हिम। So 2 halls were given to those artists and 1 hall was given to me to exhibit the posters. अच्छा, Yes. ये हुआ 70th 2012 में, Yes. because he was 42 born, Yeah. तो जी Then on his 75th birthday, I did a grand exhibition at St. Regis, अच्छा। which he opened. 80th बर्थडे, 75th 75th, ओके। सो ये हुआ St. Regis. सेंट रिजिस में, हाँ. ओके। It was inaugurated by Amitabh Bachchan himself. जी And then the same exhibition opened at Whistling Woods, Subhash Ghai ji के यहाँ. जी जी जी। That was opened by Abhishek Bachchan. अच्छा, ओके। And then his 80th birthday again, it happened at PVR Juhu in association with Film Heritage Foundation, जी। and it was opened by Abhishek and Jaya ji. ओह या वो तो मुझे पता है, वो पीवीआर वाला तो मेरे ख्याल से कुछ करीबन 2-2.5 साल पहले वो पैंडेमिक के बाद हुआ ना। And other than this, I have done 100 years of Bengali cinema, an exhibition in Calcutta. You must be having Satyajit Ray's Everything. the entire documentation. Entire 100 years of Bengali cinema in a single exhibition, which I did. तो वहाँ बंगाली आकर के मुझसे बंगाली में बात करना चालू कर देते। अच्छा। They thought that I am a Bengali. बंगाली। तो वो किया मैंने। जावेद अख्तर साहब पे 75th ईयर के एग्जीबिशन करी नेहरू सेंटर पे। एज अ फिल्म हिस्टोरियन औसजा भाई, इंडियन सिनेमा की हेरिटेज को कैसे बचाए रखा है आपके एफर्ट ने या दूसरे लोगों के एफर्ट से? हर इंसान को अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करना चाहिए, बिकॉज सिनेमा अक्रॉस द ग्लोब इज नाउ कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ कल्चर. सो इंडियन सिनेमा हेरिटेज इज इसेंशियली एन एलिमेंट ऑफ इंडियन कल्चर. आप सिनेमा से हर चीज़ सीख सकते हो, फैशन, टेक्नोलॉजी, जी लैंग्वेज, जी
art, poetry, जी, everything is there in cinema एब्सोल्युटली. of every era. You know, Yeah. that's a reference point for generations. पेट्रियोटिज्म. Yeah, for Yes. generations. भाई Correct. मोबाइल फोन कब से आया इंडिया में, वो आपको सिनेमा ही बताएगा ना आगे चल के. जी जी जी, करेक्ट 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 करेक्ट, यू आर राइट, बिकॉज इन्फॉर्मेशन तो पास वही हो रही है ना, बिकॉज दैट इज अ कांस्टेंट थिंग फ्रॉम पास्ट 100 years. सिनेमा नाउ, सिनेमा स्टडीज आर ग्लोबली बीइंग रिकग्नाइज्ड. जी लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि हमने सिनेमा आर्काइविंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियली स्टार्ट किया 60s में. जी नेशनल फिल्म आर्काइव जब बना. जी इंडियन सिनेमा स्टार्ट हुआ 1913 से. 1913 टू मिड 60s 50 साल का कुछ कोई नहीं इतिहास, वो जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो कुछ नहीं. जो भी वो आलम आरा और उसके उस बाद समय भी जो है वो सिर्फ ये एक पार्ट है कि ये सेंटर खुला पूना में. उसके बाद से अभी आप देखिए तो कोई एक ऐसा फोकस्ड एफर्ट नहीं हुआ है सिनेमा को बचाने के लिए. जी अब फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन है, तुली रिसर्च सेंटर है, और ऐसे 2-3 एंटिटीज़ हैं जो कुछ कर रहे हैं अच्छा काम. जी और कुछ कलेक्टर्स हैं जिन्होंने इंडिविजुअली अच्छा काम किया है. जी चाहे जी, वो फिल्म बचाने का काम हो, चाहे वो मेमोराबलिया बचाने का काम हो, चाहे वो पोस्टर आर्ट बचाने का काम हो. लेकिन कुछ लोगों ने कुछ थोड़ा करके किया है. जी जी तो जी, जब तक एक कंसर्टेड एफर्ट इंडस्ट्री की तरफ से नहीं आएगा इसमें, जी वेरी डिफिकल्ट इट इज. जी करेक्ट. सो अजय भाई, आपने इंडिया में तो काफ़ी एग्जीबिशंस कर लिए, सो एनी प्लान फॉर इंटरनेशनल एग्जीबिशंस? I am open. In fact, I keep getting calls also, and a lot of people ask me, why don't you go outside India and do? जी I'm open to an exhibition, whether it happens in Australia or UK or US or wherever. जी, You know, wherever there is Indian diaspora. yes yes, because they are also looking Yes. forward for And I think it is going to be a very interesting thing if we take the history of Indian cinema globally, so that people living outside India can also appreciate it. जी जी. सो एज अ सिनेमा कंसल्टेंट, जो आप तुली रिसर्च सेंटर में ऑलरेडी हैं, आप क्या मतलब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप यू नो, आर्काइविंग जो है सिनेमा के, उसके लिए अगला स्टेप आप लोग क्या देख रहे हैं एज अ कंसल्टेंट? See, Tuli Research Center is a center for India studies, basically Indian art and culture, जी Indian architecture, Indian politics, and everything concerning art and cinema essentially. जी So उसमें any entity, any person, any student who wants to study India, जी he has been given an opportunity to learn, understand, and see the and access जी. information on India which he will not get anywhere else. जी जी जी, So करेक्ट. that is why this archiving is being done. जी So उसमें the cinema section I am handling. जी Overall, this center is going to open, I think soft opening is being planned in August this year. जी And I think full-fledged big start is going to happen early next year. करेक्ट. सो पिछले 14 सालों में यू नो यू पार्ट ऑफ लॉट ऑफ ऑक्शंस आल्सो, सो Doing the auctions is essential because auction will create a value for memorabilia. जो प्रोड्यूसर्स अपने पोस्टर्स रद्दी वाले को फेंक देते थे, वो प्रोड्यूसर अपने पोस्टर्स अब नहीं फेंक रहे हैं. प्रिजर्व कर रहे जब वो हैं. देख रहे हैं कि एक पोस्टर 5,000 से लेकर के 5 लाख तक जा सकता है, तो जो लोगों के पास कुछ पुराने फोटोज थे, पोस्टर्स थे, लॉबी कार्ड्स थे, वो लोग सब अब संभाल के रख रहे हैं. जी सो ये अवेयरनेस आ गई. सिनेमा ऑक्शंस डोंट मेक मनी फॉर अस, बट इट क्रिएट्स अवेयरनेस Correct. दैट वी शुड रिस्पेक्ट एंड प्रिजर्व सिनेमा हेरिटेज. एनी अदर सेलिब्रिटी के ऊपर बुक लिखने की सोच रहे हैं आप? I would love to do something on Dilip Saab, Raj Kapoor and Devanand. I would love to work on Rajesh Khanna, Hema Malini, जी Rekha, जी Neetu Singh, Waheeda Rahman. Sky is the limit. I'll be happy to, because these are the people who I've grown up watching, you know. जी जी Lata ji, Asha ji, जी R.D. Burman. जी. सो अजय भाई, बहुत बहुत थैंक यू, इतना सारा इंसाइट हमको मिला. इट्स सच अ ब्यूटीफुल इवनिंग फॉर मी एंड फॉर आवर दर्शक. अजय भाई धन्यवाद, वेरी वेरी मच, बहुत बहुत थैंक यू.
फॉर कमिंग ऑन सूत्रधार एंड वी कीप बम्पिंग ईच अदर, और हमको तो पता ही है कि हम अमिताभ बच्चन के फैन हैं, सो हमारे लिए तो वही शाम रंगीन है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर, थैंक यू। आज हमें पोस्टर और फिल्म हेरिटेज से जुड़ी अनगिनत बातों को सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही हम जैसे फैंस को अमित जी के जिंदगी और उनके फिल्मों के किस्से सुनने का मौका मिला विद दी हॉर्सेस माउथ, जिन्होंने ये पूरा जिया है। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल, इंस्पिरेशनल और जिंदगी से जुड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहिए सूत्रधार विद विनीत राय, सिर्फ फ्राइडे टॉकीज पे।